जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आप अक्सर पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे हम सुनते रहते हैं और देखते भी हैं कि जिस तरह माइनॉरिटीज के साथ सलूक किया जाता है और इंसानों की खिलाफ वर्जियां पूरी दुनिया में होती है। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जनाब मोहम्मद इसरार मदनी साहब, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये हमें मौका दें क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक तहरीर, एक आर्टिकल लिखा है, लंबा आर्टिकल लिखा है। अकलीतों के जो मसाइल हकायक दिए बताए हैं और तजावीज़ भी इन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले तो इसरार मदनी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी कमर साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा इसरार मदनी साहब, ये बताइएगा कि आप अपने आर्टिकल में हमें बताएं कि आपने इसमें क्या लिखा है इंसानी हकूक और इकलीतों के बारे में। और आप ये कहते हैं कि ये मगरब को हमेशा इस पे एतराजात रहते हैं और खदशात भी हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान इस बहस में भी रहा है। और तौहीन मजहब के कवानीन पे यूरोपियन यूनियन हमें कहती है कि हम नजर सानी करें, और हम पे प्रेशर भी है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से। और तो आप इसको कैसे देखते हैं, और आप अपने अपनी राइटिंग में क्या लिखे सर? बहुत शुक्रिया कमर साहब। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो मेरे आर्टिकल का पस मंज़र था वो ये था कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट ने जो करारदाद मंजूर कराई है और जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में मजीद जा सकता है। तो बेसिकली वो डिस्कशन भी दो माइनॉरिटीज़ के हवाले से थी जो ब्लास्फेमी की वजह से किसी जुर्म में वो किसी जेल में है। लेकिन ज़्यादा वजाहत उन दो जिनकी बुनियाद पे चीज़ प्रेजेंट की गई उसका ज़्यादा इल्म नहीं है अभी तक लोगों को पाकिस्तान में। और उमूमन हमारे फॉरेन ऑफिसेज, एम्बेसीज भी इन चीज़ों से बेखबर रहती है, बल्कि हमारी कौमी सतह पर इस हवाले से दिलचस्पी बहुत कम रहती है। हालांकि ये जो रिलीजियस फ्रीडम का इशू है ये अब इस वक्त जो है एक ग्लोबल वैल्यू के तौर पर आया है। पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में मजहबी आज़ादी, अक़लियतों के हुकूक, यकसा हुकूक, इंसानी हुकूक, ये एक ऐसी वैल्यू है जिस पे मतलब पूरी दुनिया अब मुत्तफ़िक होती जा रही है। तो उस हवाले उस वैल्यू की बुनियाद पे पाकिस्तान में या दीगर मुस्लिम ममालिक में तौहीन मज़हब के कवानीन पर भी एक तनकीद का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन है और उसके बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें उसके कानूनी पहलू पे भी बात हो सकती है, उसके मज़हबी पहलू पर भी बात हो सकती है, और उसके समाजी पहलू पर भी बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो आज मैं जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि हमारे यहाँ पॉलिसी लेवल पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। और अगर हमने उस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया और हम एक पेज पर नहीं हुए, तो आज अगर ये ऐसे करारदाद अगर यूरोपीय पार्लियामेंट से आ रहे हैं कर और यूरोपीय ममालिक के अलावा अमेरिका समेत दुनिया भर से आएँगे और ये पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है उसको मज़ीद कमज़ोर करती जाएगी। यहाँ जो टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट है वो कमज़ोर होता जाएगा, लोग नहीं आएँगे, कारोबार यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ के लोगों को बाहर जाने में वीज़े की इश्यू हो सकते हैं, बेशुमार और मसाइल आ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा टेक्निकल मसला है कि जिसको हमें कौमी सतह पर इस पे एक पॉलिसी तय करनी होगी और आगे जाना होगा। अ, अभी तक जो ब्लास्फेमी का इश्यू है, तो इस ये कानून जो है ये पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। इसका आगाज़ 1927 में हुआ था और ये ब्रिटिश बरतानिया ने किया था। जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर थे, उन्होंने 295 ए का इज़ाफ़ा इस कानून में कराया था और उसमें बेसिकली उसका ये था कि मतलब किसी भी जमात के मज़हब या मज़हबी एतक़ादात की तौहीन के लिए दानिस्ता या मुआनदाना फ़ेल का मुर्तकिब होना, इसी पर उन्होंने ये कानून बनाया था। अगरचे उस वक़्त इसकी सज़ा जो है बहुत कम थी, मतलब 2 साल कैद भी थी या जुर्माना भी था और उसके बाद रफ़्ता-रफ़्ता ये सिलसिला चलता और आगे चलता हुआ 1984 में और फिर 1992 में कानूनी तौहीन रिसालत मुस्तकिल एक कानून बनाया गया और ये सिलसिला चल पड़ा। अब सवाल ये है कि ये कानून दुरुस्त है या गलत है, ये बहस हमारा आज का नहीं है या इसमें कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, ये बहस भी हमारा नहीं है।
ہمارے ہاں اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ اس قانون کا جو سوئی استعمال ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے یا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، تو اس پہ بھی ایک تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان سب کے علاوہ اگر ہم اس کو ایک بڑے پر براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس میں قانون جو ریلیجس فریڈم ہے، مذہبی آزادی کا جو تصور ہے، اور اس میں جو اقلیتوں کے حقوق ہے اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے، تو ہم اس پہ میرے خیال سے اگر بات کر لیں تو اسے مزید ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، ایک بڑا لمبا آرٹیکل ہے، اردو میں ہے، یہ شاید اس سے بہت سارے لوگ کی میں نے کوشش کی ہے کہ اسکرین بھی شیئر کروں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوتا ہے؟ ریاست اس میں خاموش رہتی ہے؟ معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے سر؟ اسرار صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی، یہ آواز آپ کی کٹ رہی ہے تھوڑی سی۔ ہاں جی، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوتی ہے؟ کیا یہ جو پاکستان کا جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو مسلمانوں کے ایکٹ پار کیوں نہیں لیا جاتا اور ان کو ہم مائنورٹی بھی کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مغرب میں یا باقی ممالک میں یا پاکستان کے اندر بھی بہت سارا ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ مائنورٹیز کو ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ مائنورٹی جی، ہے؟ میرے خیال سے جی 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 بولیں 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 سر صاحب۔ جی جی قمر صاحب، آپ اپنی وہ بھی ذرا ٹھیک کر لیں کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، لیکن آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا۔ بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ اب مینورٹیز یہاں پر آزاد ہے یا نہیں ہے، تو میرے خیال سے قانون اعتبار سے ان کو یکساں حقوق حاصل ہے، آئین میں ان کو تمام چیزوں کے حقوق حاصل ہے۔ بلکہ اب مذہبی سطح پر، مطلب پچھلی سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑے قومی سطح کی کانفرنس میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور چند علماء نے یہ کہا کہ ان کو اقلیت بھی نہ کہا جائے، بلکہ ان کو یکساں پاکستانی جو ہے، یعنی ہمارے پاکستانی ہے، ان کو پاکستانی ہم کہہ سکتے ہیں، اقلیت بھی نہ کہیں۔ تو اسی طرح کی ڈیبیٹ بھی آپ کے ہاں ملک میں چل رہی ہے کہ مطلب یہ اقلیت کا نام وغیرہ بھی نہ لیا جائے۔ لیکن جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ قانون نے ان کو حقوق دیے ہیں یا ان کے لیے اسپیس ہے، آئین نے ان کو سارے حقوق دیے ہیں، ان کو اسپیس بھی مل رہی ہے۔ مطلب اب تازہ مثال لے لے کہ ہندو لڑکی جو ہے اس نے CSS کا ایگزام پاس کیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر بنی ہے، ثنا رام، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں مجھے کبھی یہ فیل ہی نہیں ہوا کہ میں مینورٹی ہوں یا اقلیت ہوں۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اسی طرح ہر دنیا کے ہر ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی اقلیت ہو، مثلاً امریکہ میں دیکھ لیں تو وائٹ اور بلیک کا جو ایشو ہے وہ مدنی صاحب کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔ جی مدنی صاحب جی جی، مدنی صاحب آپ کی آواز بیچ میں تھوڑی کٹ گئی تھی، آخر میں آپ کا وہ جی جی انٹرنیٹ شروع ہو گیا تھا۔ ہاں جی ہاں جی، ابھی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں جیسے امریکہ میں بتا رہا تھا کہ امریکہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وائٹ اور بلیک کے درمیان، اور آپ نے دیکھا ہوگا فرانس میں چرچ پہ حملہ ہو گیا تھا، اس طرح سینیگاگ پہ یہودیوں کے مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں جس میں کرسچینز کمیونٹی کا نام لیا جاتا ہے۔ بے شمار، یہ صرف انٹر ریلیجس نہیں ہے، انٹر کلچرل بے شمار اس طرح کی ایشوز ہے پوری دنیا میں، اور یہ ہوتے رہیں گے جہاں انسان بنتے رہیں گے، اسی طرح کے تنازعات ہوتے رہیں گے، یہ ایک نیچرل مدنی چیز ہے۔ صاحب اب مدنی صاحب جی جی بول رہے ہیں، آپ کمپلیٹ کر لیں۔
अब सवाल ये है कि इस जिस तरह ये मसाइल दुनिया भर में है, इसी तरह पाकिस्तान में है, इसी तरह इस रीजन की दूसरे ममालिक में, हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा खतरनाक हद तक ये मसाइल मौजूद हैं। लेकिन इस मसाइल को आलमी सतह पर कैसे मैनेज किया जाए, दुनिया को कैसे प्रेज़ेंट किया जाए कि हमारे हकीकी मसाइल क्या है और हम इसको किस तरह हल कर सकेंगे। तो जो मेरा मुद्दा था कि उसमें ये था कि पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल पर जो कन्फ्यूजन है, पहले आप उसको दूर कर ले, उसके बाद आप दुनिया को बता सकते हैं कि जी हमारा मसला क्या है और हम किस तरह दुनिया को समझा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी कन्फ्यूजन है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इस वक़्त वज़ारत मज़हबी उमूर जो है, उसके साथ वज़ारत मज़हबी उमूर व इंटरफ़ेथ हार्मनी एक पूरा शोबा है जो माइनॉरिटीज़ को डील करता है। वज़ारत इंसानी हुकूक माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट्स को डील करता है। अब वज़ारत इंसानी हुकूक का मुतालिबा ये है कि इंटरफ़ेथ हार्मनी का तुक नहीं बनता वज़ारत मज़हबी उमूर के साथ। अब वज़ारत मज़हबी उमूर कहती है कि मज़हब का नाम होता है तो उसमें तमाम मज़ाहिब आ जाते हैं और हम तमाम मज़ाहिब के साथ काम कर लेंगे। ये 2 इदारे हो गए। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी के फैसले की रोशनी में वन मैन वो बना है कमीशन फॉर माइनॉरिटी कमीशन जिसको शुएब सडल साहब डील कर रहे हैं। तो वो एक अलग माइनॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे वो अदालत को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर आप देख लें तो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनाया है, जो कि एक अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके चेला राम साहब जो है वो उसकी वो कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनमें तमाम मज़ाहिब को भी नुमाइंदगी दी गई है। अब अगर आप और इसके अलावा ताहिर अशरफी साहब को भी हुकूमत ने मुशीर बराए इंटरफेथ हार्मनी रखा है। अब अगर आप ये देख लें तो ये सब ऑफिसेज़ मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं और इनकी आपस में राब्ताकारी का एक भरपूर फुक़दान है। इसके अलावा पिछली बार जो हिंदू मंदिर का इश्यू आया पाकिस्तान में उसकी तामीर का, तो वो फैसला जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को रेफर किया गया। इसके अलावा अगर आप देख लें तो बहुत सारे जो रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट आते हैं, उसको फॉरेन ऑफिस रिस्पॉन्ड करता है। अब ये इस पता नहीं होता कि फॉरेन ऑफिस इसका इन इशू का ज़िम्मेदार है, वज़ारत मज़हबी उमूर इसका ज़िम्मेदार है, वज़ारत इंसानी हुकूक इसका ज़िम्मेदार है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है या कोई और है। तो मेरी जो बुनियादी तौर पर राय ये बनी है कि एक तो ये कि इनके दरमियान जो राब्ताकारी का फुक़दान है इसको ख़त्म किया जाए, पॉलिसी लेवल पर। पहले तो ये है कि फॉरेन ऑफिस समेत किसी भी जगह पर आप इसके लिए एक मुसलसल नुमाइंदगी दी जाए और उनमें बात की जाए कि जी ये मसला है, ये फोरम है और ये नेशनली और इंटरनेशनली इस मसले को डील करेगा। तो बिल्कुल बदकिस्मती से वो फोरम नहीं है। अ, बिल्कुल। मुझे एक सीनियर डिप्लोमेट से मेरी मुलाकात हुई अमेरिका में और वो जो रिलीजियस फ्रीडम पे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में मज़हबी आज़ादी के हवाले से ऐसे इक़दामात किए हैं, जो जो पूरी दुनिया उसको तहसीन की नज़र से देखती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान चूँकि हमारी रिपोर्टों में ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और ये किया जाए, वो किया जाए, तो हम पाकिस्तान के साथ एक प्रॉपर काम करना चाह रहे हैं ताकि वो स्टेट के लेवल पर जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इसको हम प्रेज़ेंट भी कर लें दुनिया में और हम अपनी भी तस्हीह कराएँ। तो जब बिल्कुल सही स्टेट लेवल पे नुमाइंदगी की कोई सूरत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मसलन मैं कई इनिशिएटिव्स इसमें आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मसलन आप देख सकते हैं करतारपुर राहदारी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मैं कि उस पे आता हूँ। करतारपुर सिख मैं मदनी साहब यात्रा जो है पाकिस्तान दुनिया भर से मैं मदनी साहब जी, मदनी साहब मैं उस पे आता हूँ, लेकिन एक अहम बात बताएं। आप कहते हैं कि ये जी। माइनॉरिटीज के जो मसले हैं पूरी दुनिया में भी होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं। ये क्या बात है कि पाकिस्तान में लड़कियां तो हजारों हर दफा सीएसएस पास करती हैं, पाकिस्तान का सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का इम्तिहान पास करती हैं, लेकिन हिंदू लड़की एक पहली दफा 73-74 साल में पास करे तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के सिस्टम में स्ट्रक्चरली कहीं पे प्रॉब्लम है कि वो पहली दफा देखें। एक होता है कि आपको जब इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो किसी कौम को, किसी तबके को, तो जारी बात है उनको पावर में आते हुए या स्टेट अपरेटस में आते हुए उनको टाइम लगता है। सो आप जैसे आपने कहा कि वो लड़की जो हिंदू लड़की है, डॉक्टर सना आई थिंक उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई नहीं पता कि मैं मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन थोड़े दिन पहले ही मैं सिंध की एक
रिपोर्ट देखी, बीबीसी की रिपोर्ट, जिसमें कम से कम 3 एक डॉक्टर लड़कियां थी और लड़के 4-5 बल्कि थे, डॉक्टर थे वो भी सारे। और वो कह रहे थे कि जब हम मुशर्रती उलूम पढ़ते हैं, जब हम बाकी तालीमात पढ़ते हैं, तो हमें लगता है और बताया जाता है कि हिंदू इस तरह के हैं, हिंदुओं को जालिम है, हिंदुओं के जो बर्बरियत और किस किस तरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं जो हमारे सिलेबस में लिखी हुई है पाकिस्तान के, जिनको उन बच्चों को स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। तो आप मुझे इसरार मदनी साहब, आपने बल्कि जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर शुएब सड्डल की जो रिपोर्ट इकलीती कमीशन की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि और तजवीज दी कि जो इस्लामियात है उसको सिर्फ जो इस्लामी तालीमात हैं उसको सिर्फ जो मजहब की तालीमात है उनको सिर्फ इस्लामियात के मजमून तक ही महदूद रखा जाए, बाकी जो हर सब्जेक्ट में हम मजहब को या इस्लामी तालीमात को ना डालें। अब आता है कि आपने भी ये कहा है अपने आर्टिकल में कि इंसानी हकूक का मसला हो, अक़लीतों के मसाइल हो, शिद्दत पसंदी के हो, इसको मजहबी तालीमात का जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए। लेकिन मदनी साहब, दुनिया तो ये समझती है कि हमारे लिटरेचर के अंदर इस तरह के मसले हैं, हमारे स्कूल के लिटरेचर के अंदर इस तरह के मसले हैं कि हम वो जो बच्चे सोचते हैं वो माइंड उससे अफेक्ट होता है जो बेसिक लेवल पे है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बहुत अहम सवाल है और गुज़िश्ता एक डिबेट भी हमारी इस पे हुई थी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको होस्ट किया था कि असल इशू क्या है इस पे। एक तो ये है कि हम हमेशा यानी इस कमज़ोरियों को देखते हैं, लेकिन उसके साथ जो इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है, हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट में सबसे पहली बात ये है कि पहले माज़ी में या तो इस्लामियात का ऑप्शन था किसी माइनॉरिटी के पास या एथिक्स का ऑप्शन था, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं था। इस पहली बार सिंगल नेशनल करिकुलम में 72 साल बाद इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 5 मज़ाहिब के लिए उनकी मजहबी किताबें बनाई निसाब के तौर पर। यानी मुसलमान अगर इस्लामियात पढ़ेंगे तो मसीही क्रिश्चियनिटी पढ़ सकते हैं। इसी तरह हिंदू मत और सिख मत और इवन कि कैलाश जो 4 से 5,000 के बराबर उनकी कम्युनिटी है, उनके लिए भी उनके मजहबी रहनुमाओं से मिल के दरसी किताब बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब ये हमारी एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली है जिसको हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बात की बिल्कुल ये हेट स्पीचेज़ मैंने कहा जो माशरे रहते हैं अक्सरियत में उनमें ये मसाइल होते हैं। लेकिन शुएब सडल साहब की रिपोर्ट में जो बड़ा एतराज़ है कि वो कहते हैं कि जी हम्द और नात को भी आप निकाल लें किसी उर्दू की किताब से, किसी अंग्रेज़ी की किताब से। तो एक तो ये कि ये लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे और ये लिटरेरी हम मुस्तकिल अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हैं तो बेशुमार मजहबी टेक्स्ट मसीही हम उसमें पढ़ते रहते हैं और हमने कभी उस पर एतराज नहीं किया है और न कब हमारे यहाँ ये गरा गुजरता है, बल्कि वो उस लिटरेचर का हिस्सा होता है। जैसे मुस्लिम रिवायत में अगर आप देखेंगे तो दीनी मदारिस के निसाब में एक किताब है दीवान इमराउल कैस। अब इमराउल कैस जो है ये हुजूर के ज़माने से के करीब गुज़रा है और हुजूर ने फरमाया था कि ये जहन्नम में शायरों का सरदार होगा। जो जहन्नमी शुअरा है ना, उसके सरदार होगा, यानी उसके बारे में ये कहा है। वो गैर मुस्लिम था, लेकिन उसकी शायरी जो है वो फ़हश से भरी हुई है, लेकिन वो एक क्लासिकल लिटरेचर है, जो उस दौर की उस समाज की नुमाइंदगी करता है और वो अभी तक दीनी मदारिस के निसाब में शामिल है, आप उसको निकाल नहीं सकते। और मतलब क्योंकि वो एक लिटरेचर है। अगर हम उसको इस बुनियाद पे मुसलमान की रिवायत में निकाला होगा कि जी ये तो मज़हबी गैर मुस्लिम की किताब इनको पढ़ाई जा रही है और ये पढ़ाया जा रहा है, उसमें ये है। तो कुछ चीज़ें लिटरेचर जो लिटरेचर की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें मुतालिया पाकिस्तान की जैसे आपने बात की हर कौम की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी शनाख्त होती है और वो उसके उस जमहूरी माशरे ने तय करना होता है। उस सारे माशरे ने तय करना होता है कि हमारी शनाख्त क्या है। अगर इस माशरे की शनाख्त ने किया है, लेकिन मेरे ख़्याल से उसमें भी ज़ुबान और बयान के मसाइल हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे किसी दूसरे मसलक पर या मज़हब पर कम अज़ कम वार ना हो या उसके आइडेंटिटीज़ को निशाना ना बनाया जाए वग़ैरह। मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ कि उसकी इस्लाह करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, ये भी बताएं मदनी साहब, गो के जो हिंदू बच्चे हैं, जो बाकी हैं, ईसाई हैं, मैं खुद भी इस चीज के गवाह हूं कि उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता मुआशरे में रहते हुए, बिकॉज वो अपने आप को समझते हैं, माइनॉरिटी समझा जाता है, हमें एक और तरह से देखा जाता है।
और इक्वल अपॉर्चुनिटी जिस तरह मुसलमानों को मिलती है वो एक अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी बेसिकली पहले तो फाइनेंशियली होगी, तो माँ बाप अपने बच्चों को पैसा, उनके पास पैसा होगा तो वो यूनिवर्सिटियों में भेजेंगे ना, मतलब उनको इस तरह की जॉब्स मिलेंगी, वो उस तरह माहौल में आएंगे। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जो आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में मुतालिया पाकिस्तान का जो लिटरेचर है या जो बाकी इस्लामियात का लिटरेचर है, उसमें जो हमने फॉर एग्जाम्पल हिंदुओं के बारे में जो एक अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं या उनके बारे में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो हमारी उनके साथ हमने एक हिस्ट्री हमने शेयर की हुई है, और हम उनको जो काफिर करार देते हैं, और इस तरह का जो लिटरेचर है, आप नहीं समझते इससे मुआशरे में तकसीम पैदा होती है? और इससे बजाय इसके कि आप, हम तो ऑलरेडी 96% है, हमें उन 4% से घबराने की क्या जरूरत है? सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, या इसके बारे में आपने क्या कवर किया अपने आर्टिकल में? जी बिल्कुल, ये मसला सिर्फ मेरे ख्याल से मिनॉरिटी का नहीं है, बल्कि हर उस मिनॉरिटी का है, चाहे वो एथनिक है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो कोई और है। मसलन आप देख लेंगे तो वो कॉन्फिडेंट फाटा के बच्चे उस तरह नहीं महसूस करते जिस तरह मेन स्ट्रीम केपी के बच्चे, जिस तरह मेन स्ट्रीम केपी के बच्चे में जो कॉन्फिडेंट है वो लाहौर के बच्चों से बहुत कम है। इसी तरह कराची के बच्चे पे जो कॉन्फिडेंट है वो अंदरूनी सिंध के बच्चों से बहुत कम है। ये जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है हमारी, और वो उसके हर जगह पर यही मसाइल है। अगर कोई इलीट क्लास का हिंदू होगा, कोई इलीट क्लास का क्रिश्चियन होगा, तो उसकी जो पोजीशन है वो लोअर क्लास के मुसलमानों से ज्यादा अच्छी होगी। तो दिस इज ए क्लास बेस्ड सोसाइटी जिसको बड़ी डीप तरीके से हमें समझने की जरूरत है। हम उसमें से एक मिनॉरिटी की इशू को उठा के उसको तो ओवर हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जो और क्लास है, चाहे वो एथनिक है, मुख्तलिफ है, उसको हम नहीं कर सकते। ट्राइबल सोसाइटी में आप जाए पाटा में, अब भी आपको ट्राइब जो है वो डोमिनेंट रहेगा, बाकी दूसरे जो है सप्रेस रहेंगे। तो इस तरह के मसाइल ये हमारे पूरी सिस्टम और सोसाइटी में मौजूद है, और ये सब सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि इस पूरी रीजन जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश समेत बहुत सारे ममालिक शामिल है, वहाँ पर ये मसाइल हैं। अब सवाल ये है कि उनको यकसा मौक़े दी जाएं। तो एक 5% का कोटा जो है, जो हुकूमत पाकिस्तान और आईन ने उनको दिया है, उनका एक आईनी और दस्तूरी हक है, और उसके लिए बहुत सारे फोरम जद्दोजहद भी करते रहते हैं। लेकिन ये मसला मैंने कहा कि बदस्तूर रहेगा कि अक्सरियती माशरों में ये चीज़ होती है, और उसके लिए राइट बेस्ड मूवमेंट, सिविल सोसाइटी, मजहबी कायदीन रफ्ता रफ्ता ये किरदार अदा करते रहेंगे तो काम चलेगा और इनको स्पेस मिलेगा। बाकी जो माशरती तैलीम की आपने बात की, तो उसका भी एक आसान हल है। जैसे मतलब इस हुकूमत ने यकसा निज़ाम तालीम को पब्लिकली अनाउंस कर दिया, और उसके फेडरल एजुकेशन के आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने कहा कि जी आप तजावीज़ दे दें, जो चीज़ काबिल इस्लाह होगी तो हम उसकी इस्लाह करेंगे। अब आपके पास एक बहुत अच्छा फोरम आ गया है, नेशनल माइनॉरिटी फोरम कमीशन। उस कमीशन के पास आप जाएं और उस वहाँ पर हिंदू से कह दें कि जी आप इसकी निसाब की रिव्यू कराएं कि यहाँ पर कौन कौन से, और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है, वो दोनों मिलके और निसाब के माहिरीन मिलके इस चीज़ को हल कर ले। और इसी तरह की कई मुज़ाकरात से वो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। बल्कि मुझे रफ़ीक ताहिर साहब ने एक ब्रीफिंग में बताया, जो सिंगल नेशनल करिकुलम के जिम्मेदार हैं, कि बाकायदा कई बार हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ नशिस्तें हुई, उन्होंने कहा ये निकाल दे, ये चीज़, हमने वो सारी चीज़ें उनकी सिफारिशात मंजूर की। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम बाहर जाके इंटरनेशनल सतह पर तो अक्सर प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन मकामी सतह पर उस फोरम पे नहीं जाते और उस डिस्कशन का आगाज़ नहीं करते, जिसमें हमारी रियासत की तरफ से भी कमज़ोरी है, और हमारे मुतल्लिका जो फोरम्स है या जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी कमज़ोरी पाई जाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बात को कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा, मेरा ख्याल है मदनी साहब, ये एट द एंड ऑफ द ये जिम्मेदारी तो स्टेट की है कि उन्होंने सबको एम्ब्रेस करना है। हमने तो सुना है कि रियासत जो होती है वो माँ के जैसी होती है, उसके लिए इसमें कोई गर्ज नहीं है कि आप कौन हैं, आपका रंग क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आप किस कौम से हैं। उन्होंने तो सबको इक्वली एम्ब्रेस करना होता है। सो लेट्स होप ये जो आपने कुछ अपने आर्टिकल में तजावीज दी हैं वो भी गवर्नमेंट देखे, और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसमें
ईसाइयत और हिंदू मजहब की जो किताबें हैं वो उन बच्चों को पढ़ाई जाएं। वो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो इस्लामियात और नहीं पढ़ना चाह रहे, तो उनके पास चॉइस होनी चाहिए। और ये जो बाकी सिलेबस में भी जो शोएब सटल साहब के कमीशन की जो रिपोर्ट है कि हर जगह पे उन्होंने उनके जो सजेशन है उसको भी मेरा ख्याल है एड्रेस किया जाना चाहिए। तो मैंने व्यूअर्स ये आर्टिकल है जो कि असरार मदनी साहब ने लिखा है, ये मैंने पहले भी शेयर किया था और मैं दोबारा स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं। अगर आप पढ़ना चाहें, इकलीदों के मसाइल, हकायक व तजावीज़, ये तज्जियात एक ऑनलाइन मैगजीन है, वेबसाइट है, आप वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इसरार मदनी साहब फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल इनपुट सर। थैंक यू कमर साहब, थैंक यू। थैंक यू।